Data science is the one of the top and hottest trending technology in 21st century. Data science has the largest industry and multiple applications. Hello and welcome back दोस्तों, इस वीडियो में देखेंगे डेटा साइंस की रोड मैप और डेटा साइंस की फुल सिलेबस कवर करेंगे। तो मूव करते हैं हम आज की एजेंडा के ऊपर। एजेंडा में देखेंगे पॉइंट वाइज पॉइंट। पॉइंट नंबर 1 में देखेंगे मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स का क्या रोल है डेटा साइंस के अंदर और मैथमेटिक्स का कौन कौन से कंसेप्ट यूज होता है डेटा साइंस के अंदर, वो चीज देखेंगे। मूव करते हैं पॉइंट नंबर 2 पे। पॉइंट नंबर 2 है लर्निंग कोडिंग। जब आप मैथमेटिक्स कंप्लीट कर लोगे तो उस मैथमेटिक्स को कोडिंग में यूज करोगे। तो कोड के हेल्प से आप अपने डेटा साइंस की एल्गोरिदम और डेटा साइंस की आप मॉडल बनाओगे। तो देखेंगे कोडिंग के अंदर कौन कौन से कंसेप्ट होता है और किस तरह से आप कोडिंग स्टार्ट कर सकते हो फॉर द डेटा साइंस। मूव करते हैं पॉइंट नंबर 3 पे। पॉइंट नंबर 3 पे है जब आप कोडिंग करोगे किसी भी पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू, तब आप देखोगे उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इम्पोर्टेंट लाइब्रेरी। तो हम इस वीडियो में मूव करेंगे पाइथन प्रोग्रामिंग को यूज करके और पाइथन प्रोग्रामिंग की वो इम्पोर्टेंट लाइब्रेरीज देखेंगे जो आपको डेटा साइंस को टारगेट को गोल को अचीव करवाने में हेल्प करेगा। मूव करते हैं पॉइंट नंबर 4 पे, मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग का क्या इंपॉर्टेंस है डेटा साइंस के अंदर, वो देखेंगे। मशीन लर्निंग की एल्गोरिदम्स देखेंगे जो डेटा साइंस के लिए यूज होता है। तो वो सारे कॉन्सेप्ट देखेंगे कि आपको आना चाहिए फॉर द डेटा साइंस। मूव करते हैं पॉइंट नंबर 5 पे। पॉइंट नंबर 5 पे है डीप लर्निंग। तो डीप लर्निंग का कंसेप्ट देखोगे और डीप लर्निंग की कौन कौन से कंसेप्ट है जो आपको आना चाहिए फॉर द डेटा साइंस, वो देखेंगे। उसके बाद आप देखोगे एडवांस लर्निंग। एडवांस लर्निंग से मीनिंग बनता है कि आप नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग देखोगे जो NLP है एंड कंप्यूटर विजन देखोगे। तो कंप्यूटर विजन और NLP का कौन कौन से कंसेप्ट है जो आपको डेटा साइंस स्किल को और भी ज़्यादा मजबूत कर देगा। तो वो कंसेप्ट और वो टॉपिक देखोगे जो आपको हेल्प करेगी डेटा साइंस के लिए। उसके बाद आप मूव करोगे पॉइंट नंबर 7 पे। पॉइंट नंबर 7 आपको बहुत हेल्प करेगा कि आप किस तरीके से अपनी डेटा साइंस नॉलेज को और भी इम्प्रूव कर पाओ और अपनी डेटा साइंस जर्नी को एक अच्छे जगह पे मूव कर पाओ। मूव करते हैं आज के फर्स्ट टॉपिक के ऊपर। तो फर्स्ट टॉपिक है हमारा मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स क्या है और मैथमेटिक्स का क्या रोल है डेटा साइंस के अंदर, तो ये सारे कंसेप्ट देखने वाले हैं पॉइंट नंबर 1 में। तो पॉइंट नंबर 1 में है मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स का क्या यूज होता है और किस तरह से यूज होता है डेटा साइंस में, वो कंसेप्ट देखेंगे। तो मैथमेटिक्स फाउंडेशन है डेटा साइंस का। मैथमेटिक्स है तो डेटा साइंस एग्जिस्ट करता है, मैथमेटिक्स नहीं है तो ये एग्जिस्ट नहीं कर सकता। दैट मीन कि आप डेटा साइंस को लर्न या डेटा साइंस को नहीं समझ सकते। तो मैथ ही एक ऐसा मेथड है जो आपको डेटा साइंस को अंडरस्टैंड करवाता है, इसकी कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करवाता है, इसके जो भी अप्रोच है वो आप कर पाते हो विद द हेल्प ऑफ मैथ। इसके कोई भी टाइप की प्रॉब्लम आएगा उसको आप सॉर्ट आउट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ मैथ। तो डेटा साइंस इसका बैकबोन कह सकते हो और इसका ब्रेन कह सकते हो। तो ये यूज है मैथमेटिक्स का डेटा साइंस के अंदर। तो चलिए ठीक है, आप समझ गए कि मैथमेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर डेटा साइंस। अब बात करते हैं की पॉइंट की। तो की पॉइंट ये है, मैथ एक खुद में ही बहुत बड़ा इंडस्ट्रीज है। अगर सारे को लर्न करने लगे तो हमारा तो ऐसे ही टाइम निकल जाएगा। तो हम डेटा साइंस क्या खाक पढ़ेंगे? डोंट वरी गाइज, इसका भी एक सोल्यूशन है। सोल्यूशन ये है कि मैथ की पर्टिकुलर कंसेप्ट और पर्टिकुलर टॉपिक और चैप्टर है जो आपको आना चाहिए फॉर द डेटा साइंस। तो चलिए मूव करते हैं पॉइंट नंबर 1 से। तो पॉइंट नंबर 1 में है कि आपको लीनियर अलजेब्रा आना चाहिए। बेसिकली लीनियर अलजेब्रा आप कर लिए तो आप मान लीजिए कि डेटा साइंस के जर्नी में आप 20% मैथ कर लिए, आपको 20% मैथ आ गया। और लीनियर अलजेब्रा का यूज क्या होता है, ये डेटा प्री प्रोसेसिंग के लिए यूज होता है, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन के लिए यूज होता है और ये मॉडल इवोल्यूशन के लिए यूज होता है। और भी बहुत सारे मल्टीपल यूज है। इसको रिग्रेशन टाइप प्रॉब्लम में भी यूज करता है। तो इसके मल्टीपल
एग्जाम्पल्स है और मल्टीपल यूज है। तो आप डेटा साइंस के अंदर 20% मैथ्स को कंप्लीट कर लिए जब आप लीनियर अलजेब्रा समझ जाओगे। मूव करते हैं पॉइंट नंबर 2 पे। पॉइंट नंबर 2 का कंसेप्ट क्या है? तो अनदर कंसेप्ट है कैलकुलस। कैलकुलस को मोस्टली जो इंजीनियर्स होते हैं, जो साइंटिस्ट होते हैं, जो इकोनॉमिक्स होते हैं, जो हाई लेवल के पोस्ट पे जो काम करते हैं ना, जिसके पास बहुत सारे नॉलेज होता है, वो यूज करते हैं। तो ये कंसेप्ट आपको 20% इंफॉर्मेशन देता है अबाउट डेटा साइंस। आप कह सकते हो 20% से भी ज्यादा देता है, बट मैं इसको 20% ही दूंगा। रीजन बताता हूँ क्यों दूंगा। अब मूव करते हैं अनदर कंसेप्ट के ऊपर। अनदर कंसेप्ट क्या है? प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी आपका मशीन लर्निंग और डेटा साइंस एंड डीप लर्निंग का बैकबोन है। ये प्रोबेबिलिटी नहीं होगा तो आप किसी भी चीज को प्रिडिक्ट नहीं कर पाओगे, प्रोबेबिलिटी नहीं कर पाओगे कि ये चीज होने की कितनी % चांसेस है, ये चीज होने की कितनी % प्रोबेबिलिटी है। तो प्रोबेबिलिटी हमें किसी भी चीज को प्रिडिक्ट करने की एबिलिटी देता है। तो डेटा साइंटिस्ट सब इसको बहुत ही अच्छे तरीके से पैटर्न को रिकॉग्नाइज करने के लिए यूज करते हैं। तो डेटा साइंटिस्ट मोस्टली यूज करते हैं इन सारे कंसेप्ट को। तो प्रोबेबिलिटी कंसेप्ट आप जब लर्न कर लोगे तो समझ लीजिए कि आप 30% प्रोबेबिलिटी से आपका आ गया। तो 20% अलजेब्रा से, 20% कैलकुलस से, 30% आपका प्रोबेबिलिटी से, तो आपका हो गया 70%, रह गया 30%। 30% आप कहाँ से लर्न करोगे? तो 30% लर्न करने के लिए स्टैटिक्स है ना, तो स्टैटिक्स के अंदर बहुत सारे कंसेप्ट है जो आपको लर्न करने पड़ेंगे और वो कंसेप्ट आपको इजी बना देगा डेटा साइंस की जर्नी में और डेटा एनालिटिक्स की जर्नी में और डेटा साइंटिस्ट की जर्नी में। तो इसको मोस्टली यूज करते हैं जब रियल वर्ल्ड मोस्ट एंड बहुत ही हाईली कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स हो, तो उसको सॉर्ट आउट करने के लिए जो डेटा साइंटिस्ट होते हैं और डेटा एनालिटिक्स होते हैं वो लोग यूज करते हैं इसको सॉर्ट आउट करने के लिए। तो होप आपको इस कंसेप्ट समझ में आ गया। तो आपने 100% कंसेप्ट आप जब समझ लोगे मैथमेटिक्स का, तो उसके बाद आप मूव करोगे इसको कोड के थ्रू कैसे लिखे। तब आपके मन में एक डाउट आएगा कि ठीक है, इसको कोड के थ्रू लिखने के लिए हमें कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आना चाहिए, तभी तो हम कंप्यूटर पे कोडिंग कर सकते हैं। हाँ तो ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन को एक नए तरीके से देखते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर डेटा साइंस। तो क्या बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है क्या डेटा साइंस के लिए? तो इसका आंसर है हाँ, बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है डेटा साइंस के लिए। तो देखते हैं अपने पॉइंट नंबर 2 में कि प्रोग्रामिंग फॉर डेटा साइंस कौन कौन से प्रोग्रामिंग है डेटा साइंस के लिए बहुत अच्छा, परफेक्ट, जो हमें यूज करना भी इजी हो और हमें आता भी हो। तो हम पॉइंट नंबर 1 पे बात करेंगे पाइथन प्रोग्रामिंग। पाइथन एक बहुत ही पॉपुलर एंड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसको बहुत ही हाईली यूज करते हैं डेटा साइंस के लिए, मशीन लर्निंग के लिए और डीप लर्निंग के लिए। तो हम डेटा साइंस में भी पाइथन का यूज कर सकते हैं जस्ट बिकॉज कि पाइथन का कम्युनिटी बहुत लार्ज है, इसकी सिंटैक्स बहुत आसान है, इसको लर्न करना बहुत आसान है, इसको अंडरस्टैंड करना बहुत आसान है और ये बहुत ही इजी है कंपेयर विद अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एंड इसके पास बहुत सारे फंक्शनैलिटी, एबिलिटी है जो डेटा साइंस के टारगेट को अचीव कर पाओगे और डेटा साइंस को लर्न कर पाओगे। मूव करते हैं पॉइंट नंबर 2 पे। पॉइंट नंबर 2 पे आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी बहुत ही अच्छा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है फॉर द डेटा साइंस। मोस्टली आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को एस्थेटिकल कंप्यूटिंग एंड ग्राफिक्स के लिए यूज होता है। दैट मीन कि आर प्रोग्रामिंग बना ही है डेटा साइंस के लिए। विद द हेल्प ऑफ आर प्रोग्रामिंग किसी भी टाइप की कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स डेटा हो उसके साथ आप इजीली वर्क कर सकते हो। जितने भी डेटा साइंटिस्ट है, जितने भी डेटा एनालिटिक्स है, उन लोगों को आर प्रोग्रामिंग आता रहता है। तो होप गाइज आपको समझ में आ गया कि आर प्रोग्रामिंग कितना इम्पोर्टेंस है। तो आप चाहो तो आर कर सकते हो यूज या पाइथन कर सकते हो यूज। अगर आपको आर प्रोग्रामिंग यूज करना है तो मैं अदर वीडियोज में लाऊंगा आर प्रोग्रामिंग का रोड मैप डेटा साइंस के लिए। बट इस वीडियो में हम बात करेंगे पाइथन प्रोग्रामिंग को लेके आप किस तरह से अपने टारगेट को अचीव कर सकते हो। योर टारगेट इज डेटा साइंस। थर्ड की पॉइंट पे, थर्ड की पॉइंट है C++। C++ भी एक बहुत ही अच्छा एंड पॉपुलर जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है।
आप इसके थ्रू भी आप लर्न कर सकते हो डेटा साइंस को। मूव करते हैं पॉइंट नंबर 4 पे। जावा भी एक हाई लेवल क्लास बेस्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। इसको बहुत ही हाईली यूज करते हैं एंड्रॉयड डेवलपमेंट में और बहुत सारे सेक्टर में यूज करते हैं। अगर आप चाहो तो जावा की मदद से भी कर सकते हो, बट C++ और जावा पे डेटा साइंस को लर्न करना कॉम्प्लेक्स हो जाता है। जब बात आती है पाइथन की और SQL की और R प्रोग्रामिंग की, तो वहाँ पे डेटा साइंस को लर्न करना इजी हो जाता है। तो कोई भी चाहता है कि हमें एफर्ट कम लगे और आउटपुट ज़्यादा मिले, तो पाइथन और SQL और R प्रोग्रामिंग ऐसा है आपको लर्न करने में इजी होता है। तो होप यू गाइस आप समझ गए होंगे पाइथन प्रोग्रामिंग और R प्रोग्रामिंग और C++ और जावा। तो चलिए ठीक है, आपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज समझ लिया कि हमें ज़रूरत है किसी भी प्रोग्रामिंग को लर्न करने के लिए जब हम डेटा साइंस के अंदर कोड करेंगे। तो चलिए मान लीजिए कि आप पाइथन प्रोग्रामिंग को सेलेक्ट किए, क्योंकि पाइथन का जो सपोर्ट है, पाइथन की जो पॉपुलैरिटी है वो बहुत ज़्यादा है, पाइथन की डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो चलिए आपने पाइथन को यूज़ कर लिया और इस पर कोड लिखना बहुत ही आसान होता है, तो आप पाइथन को यूज़ कर रहे हो। तो अब मूव करते हैं पाइथन के थ्रू डेटा साइंस में क्या क्या चीज़ किया जा सकता है जो हमारे लिए डेटा साइंस इजी हो जाए। क्या पाइथन के पास इतनी एबिलिटी है कि डेटा साइंस को और भी इजी कर दे, हमें बहुत सारे कोड ना लिखना पड़े? तो हाँ है। तो हम मूव करते हैं पॉइंट नंबर 3 के ऊपर। देखेंगे कि पाइथन के अंदर ऐसा क्या फंक्शनैलिटी है, ऐसा क्या एबिलिटी है जो डेटा साइंस को इजी कर देता है। तो इम्पोर्टेंट लाइब्रेरी फॉर डेटा साइंस, तो पाइथन इनबिल्ट लाइब्रेरी बना के रखा हुआ है और पाइथन के ऊपर बहुत सारे लाइब्रेरीज है, उसको यूज करके हम अपनी डेटा साइंस की टारगेट को इजीली अचीव कर लेंगे। तो बात करेंगे वो कौन कौन सा लाइब्रेरी है जो डेटा साइंस के लिए इम्पोर्टेंट है, वो चीज़ आपको कंपलसरी आना चाहिए और वो बहुत पॉपुलर है। तो पॉइंट नंबर 1 से बात करेंगे। तो पॉइंट नंबर 1 में है नमपाई। नमपाई यूज होता है बेसिकली एरे क्रिएट करने के लिए। वो सिंगल डायमेंशनल एरे भी हो सकता है और मल्टीपल डायमेंशनल एरे हो सकता है। आप इसे मैट्रिक्स भी क्रिएट कर सकते हो। तो जितने भी आपको डेटा स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग काम करना है, तो विद द हेल्प ऑफ नमपाई आप इजीली कर सकते हो। मूव करते हैं हम अपने पॉइंट नंबर 2 के ऊपर। तो पॉइंट नंबर 2 में है हमारा साईपाई। ये साईपाई क्या होता है? तो साईपाई भी एक पाइथन का लाइब्रेरी है। ये ओपन सोर्स है और टोटली फ्री है। ये बेसिकली यूज होता है जो हाई लेवल और कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल होते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए साईपाई को यूज करते हैं। विद द हेल्प ऑफ साईपाई आपको कितने भी एडवांस और कितने भी कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स होंगे, तो विद द हेल्प ऑफ साईपाई आप इजीली कर लोगे। तो होप यू गाइज आप समझ गए होंगे कि साईपाई क्या होता है। मूव करते हैं पॉइंट नंबर 3 पे। तो पॉइंट नंबर 3 में है पांडाज। अब पांडाज की कंसेप्ट समझते हैं। पांडाज डायरेक्टली इंटरैक्ट है डेटा साइंस से। पांडाज के अंदर मेनली वर्क होता है डेटा साइंस के काम, क्योंकि पांडाज बना है इसलिए कि डेटा साइंस के अंदर डायरेक्टली यूज हो पाए। तो पांडाज के ऊपर कौन कौन से वर्क करते हैं हम? जस्ट लाइक डेटा को मैनिपुलेट करते हैं, डेटा को एनालाइज करते हैं, डेटा को प्री प्रोसेसिंग करते हैं, डेटा को क्लीन करते हैं। तो बहुत सारे कंसेप्ट है जो हम डेटा साइंस के अंदर यूज करते हैं, वो चीज़ पांडाज के अंदर है। तो पांडाज को मेनली डिजाइन किया गया है डेटा साइंस के लिए। ये बहुत ही पॉपुलर लाइब्रेरी है फॉर द पाइथन और ये फ्री एंड ओपन सोर्स है। इसको आप इजीली यूज कर सकते हो फॉर द डेटा साइंस। मूव करते हैं हम अपने पॉइंट नंबर 4 पे। पॉइंट नंबर 4 में है आपका मैटप्लोट्लिब एंड सीबोर्न। मैटप्लोट्लिब और सीबोर्न दो नेम है, एक टोटली डिफरेंट है टू ईच एंड अदर। मैटप्लोट्लिब और सीबोर्न ये अलग अलग लाइब्रेरी है, बट मैंने इन दोनों को एक साथ क्यों लिखा है? तो एक्चुअली दोनों का विजन एक ही है, बट थोड़ा सा माइनर डिफरेंस है। माइनर डिफरेंस क्या है वो देखते हैं, पहले इसकी विजन समझते हैं। तो मैटप्लोट्लिब और सीबोर्न एक्चुअली यूज होता है डेटा विजुअलाइजेशन करने के लिए। जिस टाइम पे आप डेटा एनालाइज करोगे, उस टाइम पे आपको जरूरत पड़ेगा उस डेटा को ग्राफ में देखने की। तो ग्राफ में देखने के लिए आप मदद लोगे मैटप्लोट्लिब का, मदद लोगे सीबोर्न का।
अब देखते हैं वो माइनर डिफरेंस कि मैटप्लोट्लिब में और सीबोन में क्या फ़र्क है। तो कभी कभी आपको ऐसा प्रॉब्लम फेस होगा कि आप मैटप्लोट्लिब पे नहीं कर सकते, आपको सीबोन यूज करना पड़ेगा। तो वो प्रॉब्लम किस टाइप का आ सकता है? तो सच एज कि जब आप 3D प्लॉट करोगे तो 3D प्लॉट मैटप्लोट्लिब के अंदर सपोर्ट नहीं है, बट सीबोन के अंदर 3D प्लॉट सपोर्ट है। तो कहने का मीनिंग ये है कि मैटप्लोट्लिब के ऊपर आप 2D विजुअलाइजेशन कर सकते हो। आपको एक इमेज फॉर्मेट में देखना हो, 2D टाइप में देखना हो, तो आप मैटप्लोट्लिब को यूज कर लीजिए। अगर आपको 3D टाइप में देखना हो, जब बहुत ही कॉम्प्लेक्स डेटा को देखना होता है, उस टाइम पे 3D में देखना होता है, उसके लेयर देखना होता है, दैट टाइम आपको सीबोन की इम्पोर्टेंस और सीबोन की यूज पता चलेगा। होप यू गाइज कि आपको मैटप्लोट्लिब एंड सीबोन भी समझ में आ गया कि ये कितना यूजफुल है। तो ये आपका 4 and 5 लाइब्रेरीज है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर द डेटा साइंस। विद द हेल्प ऑफ दिस लाइब्रेरी आपको डेटा साइंस इतना आसान लगने लगेगा कि आपको लगेगा ही नहीं कि डेटा साइंस हम कर रहे हैं। तो होप यू गाइज आपको ये समझ में आ गया। जब आप डेटा साइंस समझ लोगे तो वहां पे कंसेप्ट कुछ नया आएगा। जब आप मूव करोगे इंडस्ट्रीज में तो वहां पे कुछ अच्छा और हाईटेक चाहिए, तभी जाके वो चीज एग्जीक्यूट होता है। तो कंसेप्ट आएगा मशीन लर्निंग का। मूव करते हैं अपने पॉइंट नंबर 4 पे। तो देखते हैं पॉइंट नंबर 4 में क्या है। तो पॉइंट नंबर 4 में है आपका मशीन लर्निंग फॉर डेटा साइंस। मशीन लर्निंग का क्या इंपॉर्टेंस है डेटा साइंस के अंदर, ये चीज आपको जानना बहुत जरूरी होगा। तो ये चीज आप जब जान लोगे तो आप ओवरव्यू लोगे मशीन लर्निंग का, और मशीन लर्निंग की वो कंसेप्ट जानने की कोशिश करोगे कि मशीन लर्निंग का कौन कौन सा कंसेप्ट है जो डेटा साइंस के अंदर यूज होता है। तो हम देखते हैं कि कीवर्ड में कि कौन कौन से बहुत ही हाईली इंपॉर्टेंट थिंग है। तो फर्स्टली आप जानोगे फंडामेंटल ऑफ मशीन लर्निंग। तो फंडामेंटल ऑफ मशीन लर्निंग के अंदर कौन कौन से टॉपिक आपको करनी चाहिए और आनी चाहिए। तो सबसे पहले आपको मशीन लर्निंग क्या है ये समझना चाहिए, उसके बाद उसकी एप्लीकेशंस देखोगे, उसके बाद आपको उसका इम्पोर्टेंट पता होना चाहिए, एडवांटेज पता होना चाहिए, डिसएडवांटेज पता होना चाहिए, हम क्यों मशीन लर्निंग को डेटा साइंस में यूज कर रहे हैं, ये सारे कंसेप्ट आना चाहिए। देन उसके बाद आप मूव करोगे सेकेंड पॉइंट पे। सेकेंड पॉइंट पे देखोगे टाइप ऑफ मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग का कितना सारा टाइप्स होता है और कौन कौन सा टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर डेटा साइंस के लिए, ये सारे कंसेप्ट आप देखोगे। तो बेसिकली मशीन लर्निंग 3 टाइप्स होते हैं। तो देखते हैं इसका टेक्स्ट क्या कहता है। टाइप ऑफ मशीन लर्निंग सच एज सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग एंड रीइंफोर्समेंट लर्निंग और एडवांस कंसेप्ट। तो इसके जितने भी फंडामेंटल कंसेप्ट है वो आपको आना ही चाहिए। देन हम मूव करते हैं इसके टाइप्स के ऊपर। तो फर्स्ट टाइप है सुपरवाइज लर्निंग। ये सुपरवाइज लर्निंग क्या होता है इसकी कंसेप्ट जानोगे, इसका यूज जानोगे, ये कौन से सेक्टर में किस टाइम पे इसका यूज करते हैं। देन ये सारे कंसेप्ट अब जान जाओगे तब आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को लर्न करना पड़ेगा और ये कंसेप्ट आपको कंपलसरी आना चाहिए। तो देखते हैं वो कंसेप्ट क्या है। तो वो कंसेप्ट है इसका एल्गोरिदम। इसकी जो एल्गोरिदम्स है ये बहुत ही हाईली यूज होता है डेटा साइंस के अंदर। तो इसके एल्गोरिदम क्या है, एक हो गया सिंपल एंड मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन। ये सिंपल लीनियर रिग्रेशन अलग है और मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन अलग है। इसका फीचर सिलेक्शन एंड लॉसेस फंक्शन एंड इसका नियरेस्ट नेबर एंड कर्नल रिग्रेशन। और क्लासिफिकेशन के अंदर आता है डिसीजन ट्री, सपोर्ट वेक्टर मशीन एंड नाइफ बाइट। तो ये सारे सुपरवाइज लर्निंग के एल्गोरिदम है। आप डेटा साइंस लर्न कर रहे हो, दैट मीन कि आपको ये एल्गोरिदम आपको 110% आना चाहिए, तभी जाके आप डेटा साइंस को अच्छे से समझ पाओगे। देन मूव करते हैं सेकेंड टाइप ऑफ मशीन लर्निंग। सेकेंड टाइप है आपका अनसुपरवाइज लर्निंग। अनसुपरवाइज लर्निंग क्या होता है? तो अनसुपरवाइज लर्निंग का बेसिक कंसेप्ट जान जाओगे कि इसका मीनिंग क्या होता है, ये किस लिए यूज होता है, ये कौन कौन से प्रॉब्लम में हम यूज कर सकते हैं। उसके बाद मूव करोगे आप इसके एल्गोरिदम्स के ऊपर। तो इसके अंदर आप फर्स्टली पढ़ोगे क्लस्टरिंग क्या होता है,
उसके बाद पढ़ोगे एसोसिएशन क्या होता है, देन उसके बाद पढ़ोगे एक्सक्लूसिव, एग्लोमेट्रिव, ओवरलैपिंग एंड प्रोबेबिलिस्टिक। तो प्रोबेबिलिस्टिक के बाद मूव करोगे तो मेनली आप इसके अंदर लर्न करोगे कि के मीन क्लस्टरिंग। ये KMC बहुत ही एडवांस एल्गोरिदम है अनसुपरवाइज लर्निंग का। उसके बाद पढ़ोगे हायरार्किकल क्लस्टरिंग, HCA, ये भी बहुत ही अच्छा एल्गोरिदम है अनसुपरवाइज लर्निंग का। तो होप यू गाइज कि आपको ये दो की पॉइंट समझ में आया, सुपरवाइज लर्निंग और अनसुपरवाइज लर्निंग। अब मोस्टली सुपरवाइज लर्निंग और अनसुपरवाइज लर्निंग का कंसेप्ट यूज होता है डेटा साइंस में, क्योंकि डेटा साइंस के अंदर एल्गोरिदम चाहिए और एल्गोरिदम जनरली यूज होता है वो सुपरवाइज लर्निंग और अनसुपरवाइज लर्निंग के पास है। एंड मूव करते हैं थर्ड टाइप ऑफ मशीन लर्निंग। थर्ड टाइप ऑफ मशीन लर्निंग क्या है? रीइंफोर्समेंट लर्निंग। तो दोस्तों रीइंफोर्समेंट लर्निंग मोस्टली यूज होता है रोबोटिक साइंस में, ऑटोमेशन में। तो ये जनरली डेटा साइंस में नहीं यूज होता। अगर इन फ्यूचर आप अगर कोई हाईली प्रोजेक्ट करोगे, अगर यूज होगा तो आप इसके लर्निंग कर सकते हो। तो इसका मेन मोटो होता है AI के अंदर। देन मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। जब आप मशीन लर्निंग का कंसेप्ट समझ गए, मशीन लर्निंग का यूजेज जान गए और मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम्स जान गए और उसको डेटा साइंस के अंदर इम्प्लीमेंट करना जान गए, देन आप मूव करोगे थोड़ा सा और भी हाई लेवल की एडवांस टेक्नोलॉजी के ऊपर, जो आपको बहुत ही अच्छा एंड बहुत ही हाईली फीचर्स प्रोवाइड करेगा डेटा साइंस के अंदर। तो वो कंसेप्ट क्या है? तो वो कंसेप्ट देखेंगे पॉइंट नंबर 5 के ऊपर। तो पॉइंट नंबर 5 में है डीप लर्निंग फॉर डेटा साइंस। अब डीप लर्निंग फॉर डेटा साइंस ये कहाँ से आ गया? तो डीप लर्निंग आपको वो काम करके देगा जो मशीन लर्निंग से नहीं होगा। जब मशीन लर्निंग हाथ खड़ा कर देगा कि भैया अब मेरे से नहीं होगा, देन उस टाइम पे इंट्रो होगा डीप लर्निंग का। आप विद द हेल्प ऑफ डीप लर्निंग किसी भी टाइप का मॉडल्स बना सकते हो। इसके अंदर क्या क्या कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, ये की पॉइंट देखते हैं। तो इसके अंदर आपको सबसे फंडामेंटल कंसेप्ट आना चाहिए डीप लर्निंग का। तो डीप लर्निंग का फंडामेंटल कंसेप्ट क्या होता है? तो इसका भी आपको इंट्रो आना चाहिए, ये एक्चुअली में क्या है, इसकी एप्लीकेशंस आना चाहिए कि ये कहाँ कहाँ यूज होता है, इसकी इम्पोर्टेंस आना चाहिए कि ये कितना जरूरी है हमारे डेली लाइफ में, इसकी एडवांटेज डिसएडवांटेज हमें ये पता होना चाहिए कि डीप लर्निंग क्यों डेटा साइंस के लिए इम्पोर्टेंस है और किस तरह से हम इसको यूज कर सकते हैं डेटा साइंस के अंदर। देन आपको कंप्लीटली आना चाहिए कि न्यूरल नेटवर्क क्या होता है और इसका एप्लीकेशन कैसे होता है और ये किस मैकेनिज्म पे वर्क करता है, इसके आर्किटेक्ट क्या होता है। तब मूव करोगे आप डीप लर्निंग एल्गोरिदम्स के ऊपर। ये डीप लर्निंग का एल्गोरिदम्स आपको वो फीचर प्रोवाइड करके देगी जो मशीन लर्निंग का एल्गोरिदम आपको नहीं दे पा रहा था। तो जस्ट लाइक आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, ये बहुत ही अच्छा एल्गोरिदम है। रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क बहुत अच्छा एल्गोरिदम है। जेनरेटिक एल्गोरिदम बहुत अच्छा है। मल्टीलेयर प्रिपस्टोन बहुत अच्छा एल्गोरिदम है। इन एल्गोरिदम के पास एबिलिटी है जो मशीन लर्निंग नहीं करेगा, वो ये करके देगा। ये बोलता ही है कि मशीन लर्निंग वाले भैया आपसे नहीं होता तो आप हमें काम दो, हम डीप लर्निंग है, हम मशीन लर्निंग का सब कैटेगरी है, हम वो कर देंगे क्योंकि हम पे ब्रेन के जितना पावर है। हम न्यूरल नेटवर्क से बात करते हैं, हम न्यूरॉन्स को बनाते हैं, तो विद द हेल्प ऑफ न्यूरॉन्स हम इसको सॉर्ट आउट कर देंगे। तो ये कंसेप्ट होता है डीप लर्निंग का। ओके ठीक है, अब डीप लर्निंग भी कंसेप्ट समझ गए। क्या और भी इम्पोर्टेंस है आपको लर्न करना चाहिए फॉर द डेटा साइंस? तो इसमें कहूँगा हाँ यस, आपको और भी ऐसे कुछ कुछ कंसेप्ट है जो आपको लर्न करना चाहिए फॉर द डेटा साइंस। वो क्या कंसेप्ट है उस चीज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मूव करते हैं पॉइंट नंबर 6 के ऊपर, एडवांस लर्निंग। एडवांस लर्निंग का कहने का मतलब कुछ ऐसे एडवांस टेक्निक आप लर्न करोगे जो उसके मदद से आप डेटा साइंस को हाई लेवल की प्रोजेक्ट्स कंप्लीट कर पाओगे। तो जो भी हाई लेवल की प्रोजेक्ट आप कंप्लीट करोगे तो उसमें हाई लेवल की टेक्नोलॉजी लगेगा। तो हाई लेवल टेक्नोलॉजी यूज करने के लिए हमें वो कीवर्ड और वो पॉइंट पता होना चाहिए कि हम कौन सा टेक्नोलॉजी को यूज करेंगे जो हमें डेटा साइंस को इजी करेगा। तो फर्स्ट की पॉइंट पे है NLP, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग बहुत ही एडवांस एंड बहुत ही हाई लेवल कंसेप्ट है फॉर द टेक्स्ट एनालिटिक्स। जब आप डेटा एनालाइज करोगे तो कभी कभी हो सकता है कि आपके जो डेटा का फॉर्मेट हो वो टेक्स्ट में हो सकता है,
सेंटेंस में हो सकता है। तो उस चीज को आप डील करने के लिए NLP का मदद लोगे और NLP आपको उस चीज को इजी बना देगा। दैट मीन कि आपको NLP आएगा तभी तो आप टेक्स्ट डेटा के साथ काम कर सकते हो। अगर NLP नहीं आया तो आप टेक्स्ट डेटा के साथ अच्छे से काम नहीं कर पाओगे। होप आप समझ गए बात। देन मूव करते हैं, और भी कोई कंसेप्ट है तो एक कंसेप्ट और रह जाता है। जब आप हाई लेवल की कंसेप्ट यूज करोगे तो आप कंप्यूटर विजन को भी यूज कर सकते हो फॉर द डेटा साइंस प्रोजेक्ट। जस्ट लाइक किसी भी हाईटेक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, लाइक सेल्फ ड्राइविंग कार, देन उस टाइम पे आपको डेटा साइंस की मदद लेकर और कंप्यूटर विजन को मदद लेकर आप एक हाईली टेक प्रोजेक्ट्स बना सकते हो और उस सेल्फ ड्राइविंग कार को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो ये सारे कंसेप्ट आपको आने चाहिए फॉर द डेटा साइंस। एंड और भी कुछ ऐसे टेक्निक है जो आपको आना चाहिए, वो देखते हैं पॉइंट नंबर 7 में। तो इतना तक आपने कोर कंसेप्ट पढ़ लिया, जो भी आपको रिक्वायरमेंट है, जो भी आपको एक ट्यूटोरियल के अंदर मिलता है, वो चीज आपने कंप्लीट कर लिया। एंड एक ऐसा चीज है जो ट्यूटोरियल में कभी नहीं मिलेगा, वो आपको आउटसाइड ही जाना पड़ेगा। तो वो क्या चीज है, तो उसको देखते हैं पॉइंट नंबर 7 में, टॉप कम्युनिटीज। कम्युनिटीज का मीनिंग क्या होता है? तो कम्युनिटीज का मीनिंग ये हुआ जो सीनियर डेवलपर और जूनियर डेवलपर सब एक साथ जुटे हुए हैं। तो उस कम्युनिटी में आपको ज्वाइन करना है फॉर द एडवांस लर्निंग और एडवांस कंसेप्ट लर्निंग। जो हाई लेवल के एडवांस कंसेप्ट होते हैं वो हो सकता है आपको ना पता हो सकता है किसी दूसरे डेवलपर को ना पता हो। तो कम्युनिटीज के साथ आप मिलो और उसके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करो जो आप लर्न कर रहे हो। तो आप कम्युनिटीज के पास तो जाना चाहते हो बट आपको पता नहीं कि कहाँ जाए, तो डोंट वरी गाइस, इसका भी एक सॉल्यूशन है। तो सॉल्यूशन क्या है? कार्गल। कार्गल एक बहुत ही टॉप ट्रेंडिंग डेटा साइंस का कम्युनिटी है। इसके ऊपर साइंटिस्ट, इंजीनियर, डेवलपर, वो मशीन लर्निंग डेवलपर, मशीन लर्निंग इंजीनियर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंजीनियर, डेटा साइंस इंजीनियर, डेटा एनालिटिक्स इंजीनियर, डेवलपर और इंजीनियर्स एंड एनालिटिक्स और साइंटिस्ट है, वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और इसकी सबसे खास बात है कार्गल की, यहाँ पे कंपटीशन भी होता है। आप उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सकते हो और कंपटीशन विन करने के बाद प्राइज भी जीत सकते हो। तो पर्टिकुलरली आप सिंगल ही नहीं कर सकते उसको ज्वाइन, आप ग्रुप बना सकते हो। तो आप ग्रुप के थ्रू उस कंपटीशन को विन भी कर सकते हो। तो इसमें क्या होगा कि आप कुछ भी चीज नहीं सीखे होंगे तो आपको ग्रुप हेल्प कर देगा उस चीज को सीखने के लिए। जो ग्रुप के पास नहीं होगा आप हेल्प कर दोगे। दैट मीन कि आप अपना नॉलेज गेन कर रहे हो, उनको बता के भी और उनसे सीख के भी। तो ये सारे बेनिफिट है कम्युनिटीज के साथ जुड़ने का। एंड सेकेंड कम्युनिटीज है IBM डेटा साइंस कम्युनिटी। ये भी कम्युनिटी बहुत ही अच्छा है फॉर द इंडस्ट्रीज एक्सपर्ट से अपना एक्सपीरियंस गेन करने के लिए। यहाँ पे बहुत सारे इंडस्ट्रीज में जो वर्किंग में है वो सारे एक्सपर्ट सब अपना अपना क्वेश्चंस डालते हैं, आंसर डालते हैं एंड क्वेश्चंस को आंसर भी देते हैं। उस चीज को आप अपने अकॉर्डिंग एनालाइज कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग लर्न कर सकते हो कि इसमें कौन कौन सा कंसेप्ट है जो हमें नहीं आता, उसको हम और भी अच्छा इम्प्रूव कर सकते हैं। तो होप यू गाइज आपको ये पॉइंट समझ में आ गया कम्युनिटीज क्या होता है और कम्युनिटीज के ऊपर जाके हम किस तरह से अपना लर्निंग को और भी इम्प्रूवमेंट कर पाएंगे और भी अच्छा कर पाएंगे, ताकि उससे मेरा प्रोफाइल और भी तगड़ा हो जाए, मेरी नॉलेज का स्ट्रेंथ बढ़ जाए और मेरे पास नॉलेज दुगना हो जाए। उस नॉलेज को आप रियल वर्ल्ड में आप यूज कर सकते हो, या तो वो मार्केट प्रोस्पेक्टिव से या तो आप जॉब प्रोस्पेक्टिव से। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्लीज hit the bell icon for the latest update and visit to our channel and check out our playlist. You will be get your questions and our answer. Thank you so much. Signing off.